गुलशन सरपंच बनने के बाद बहुत खुश था, क्योंकि जहां उसने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया था, वहीं अब उसको किशनगढ़ की बाग दौड़ संभालने का मौका मिल गया था। खुशी में वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे अपने घर के पास वाले चौराहे पर एक मोतीचूर के लड्डू का डब्बा मिलता है और वो उसे उठाकर कहता है, लगता है सरपंच बनने की खुशी में कोई मेरे लिए लड्डू का डब्बा रखे गया है और मेरे घर आने से डर रहा होगा। तो क्या है, मेरी बीवी झुमरी है ही ऐसी ना। अब उसके हाथ के दाल चावल खाने से अच्छा है मैं ये लड्डू खाकर काम चला लेता हूँ। गुलशन ये बोलकर उन लड्डुओं को खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उस जगह पर अभिमंत्रित लड्डू रखे थे। जिसके बाद रात के समय गुलशन अपने बिस्तर पर जाकर सो रहा था। तभी अचानक ही उसका शरीर काला पड़ने लगता है, माथे पर पसीना आने लगता है और वो तड़प कर कांपने लगता है और इसी के साथ उसके मुंह से लाल रंग के सिंदूर का झाग निकल रहा था। कुछ घंटों की बाद सुबह होती है। किशनगढ़ की ये सुबह वीरान थी। जिसके बाद गुलशन पंचायत ऑफिस की तरफ जा रहा था और वो काली के बगल से गुजरता है और उसके बगल से गुजरते ही काली का शरीर जलने लगता है और वो खुद से कहती है, ये मेरे शरीर पर जलन क्यों हो रही है? गुलशन काका के मेरे पास से गुजरते ही कुछ तो गलत है। जिसके बाद काली पलटकर गुलशन को जाते हुए देखती है तो उसको गुलशन के साथ चलता हुआ एक काला साया नजर आता है और काली देखती है कि गुलशन का असली साया धूप होने पर भी जमीन पर नहीं बन रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुलशन काका के साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे आज रात उनके घर जाकर ये सब ठीक करना होगा। ये सोचकर काली रात होने का इंतजार करती है और रात को जब गुलशन अकेला था तो नकाबपोश काली उसके कमरे में जाती है और सोते हुए गुलशन के अंदर एक काली शक्ति का आभास होने पर नकाबपोश काली उसे चेतावनी देती हुई कहती है, कौन है तू और सरपंच जी के शरीर में रहकर क्यों उन्हें परेशान कर रही है? क्या है आखिर तेरा मकसद? काली की बातों का वो काली शक्ति कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर काली गुस्से में बोलती है, लगता है आज तुझे हराने के लिए मुझे उस भगवान की मदद लेनी पड़ेगी जिससे मैं हमेशा शिकायत करते आई हूँ। लेकिन मेरी शिकायतें किसी की जान से बढ़कर नहीं है, इसलिए अब मुझे तुझे खत्म करने के लिए देवों के देव महादेव का आवाहन करना ही होगा। काली इतना बोलकर बंद आंखों से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काली ने इतना बोला ही था कि उसके हाथों में एक कमंडल प्रकट होता है जिसमें पवित्र गंगा जल था। काली उस कमंडल से कुछ बूंदे गुलशन पर छिड़कती है और गुलशन बेहोश हो जाता है। उसी वक्त एक काला साया गुलशन से निकलकर हवा में घूमने लगता है और अचानक ही वो साया एक भयानक आत्मा में बदल जाता है। आखिर तूने मुझे इस बूढ़े के शरीर से निकाल ही दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है इस गांव को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ और किसी को अपने साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तू किसी को साथ ले जाने में तो कामयाब नहीं होगी, लेकिन खुद का अंत करवाने में जरूर कामयाब हो जाएगी। मैं इस गांव के इंसान तो क्या, जानवर तक पर तेरा काला साया पड़ने नहीं दूंगी। इसलिए मौका है, चली जा इस गांव से, वरना मरने के बाद दोबारा मरने का एहसास तुझे इसी वक्त हो जाएगा। तेरी इन बेकार की धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझी? और अब मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। आत्मा अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर काली पर प्रहार करती है, लेकिन काली जो कि इंसान होकर भी कई रहस्यमयी शक्तियों की मालकिन थी, वो उस आत्मा के प्रहार को अपने दिव्य शक्ति से निष्फल कर देती है और चुटकी बजाकर अपने एक हाथ में कांच की बोतल को प्रकट कर दूसरे हाथ से अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर उस आत्मा को उस बोतल के अंदर डाल देती है। तेरे जैसी तुच्छ शक्तियों को हराने के लिए मुझे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। काली इतना बोलकर चुटकी बजाकर उस बोतल को गायब कर देती है, जिसके बाद वो सोते हुए गुलशन को वहीं छोड़कर अपने घर आ जाती है। गुलशन के चुनाव जीतने के बाद गांव के सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय काली और कृष के, क्योंकि दोनों ही गांव के लिए एक युवा सरपंच चाहते थे। लेकिन गुलशन काका सरपंच बनने के बाद
सच में गांव वालों की समस्या को सुलझाने पर जोर दे रहे थे। सब कुछ नियम पूर्वक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन बड़े अफसर का फोन कृष को आता है कि गांव में लड़कियों की शिक्षा और जन्म पर जागरूकता फैलाने के लिए गांव के स्कूल के साथ मिलकर एक अभियान करो। कृष ये बात सरपंच को बताने निकलने ही वाला था कि तभी अपनी कमजोर कदमों से धीरे धीरे सरपंच साहब ही पंचायत ऑफिस आ जाते हैं। अरे अरे, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरे को आना पड़ता और आपको समझाने में मुझे बहुत देर लग जाती। हाँ पता है, क्योंकि ये आजकल के युवा लोग हमारे जैसी जान कहाँ रखते हैं, हमें ही सुबह सुबह आना पड़ा। ये अच्छा किया प्रधान जी। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही गया, ऊपर से कॉल आया है, गांव के स्कूल में जाकर उनकी शिक्षा और लड़कियों के जन्म पर जागरूकता फैलानी है। साथ ही वहाँ टीचर्स के साथ मिलकर पूरे गांव में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगवाने हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो लगवाओ नारे। चलो चलते हैं स्कूल। गुलशन अपने कदमों को वापस मोड़ने लगता है। ये देखकर कृष अपने सर को पकड़ते हुए उनसे बोलता है, सरपंच जी, पैदल जाने वाले हैं क्या? अरे तो क्या हवाई जहाज लेकर जाएं? कैसी बातें करते हैं सचिन जी, आजकल के युवा के पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हमारा छोड़ो, 4 कदम भी चल लिए ना तो तुम्हारे शरीर से जान निकल जाएगी। क्या कुछ बोलेगा सचिन जी? नहीं, वो मैं कह रहा था, अरे छोड़ो यार, आप बाइक पर बैठो मेरी। कृष गुलशन के साथ बाइक पर काली के स्कूल पहुंचता है, जहां सभी बच्चे कृष को देखकर चुम्मा सर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर काली जोर जोर से हंसती है। तभी कृष सभी को चुप करवाते हुए बोलता है, बच्चों, मेरा नाम कृष है। कैसे जो कबूतर होता है ना, वही कैसे कृष। अच्छा कृष, आपका नाम कृष है भैया। काली मैडम, आपने हमें इनका नाम चुम्मा क्यों बताया था? अमोली, मैंने कब बताया? वो तो भाग्य आंटी ही इन्हें इस नाम से बुलाती थी, तो मैंने भी सबको यही नाम बोल दिया। माफ करिए कृष जी, मुझे नहीं पता था कि आपका नाम कृष है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। काली जी, आप इंतजार कीजिए, कोई मौका तो ऐसा मिलेगा जब मैं अपना बदला लूंगा। अच्छा कृष भैया, आप क्या यहाँ पर अकेले आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो सरपंच जी के साथ। कृष इतना बोलकर इधर उधर देखने लगता है कि सरपंच जी कहाँ हैं। तभी उसकी नजर कुछ दूर जाती है, जहाँ गुलशन काका अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। जब तक ये यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो शाम हो जाएगी। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। धीरे धीरे गुलशन काका चलकर आते हैं, जिसके बाद कृष काली और बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बारे में विस्तार से समझाने लगता है। सब कुछ समझाने के बाद कृष सरपंच जी से बोलता है, अच्छा सरपंच जी, मैं जरा प्रिंसिपल मैडम से बात करके आता हूँ, आप जब तक स्कूल के बच्चों के साथ मिलिए। कृष स्कूल की प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर बोलता है, नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं इस गांव का सचिव हूँ कृष। अरे कृष जी, सॉरी कृष जी, आइए आइए। और आपको पहचान करने की क्या जरूरत, काली ने सब बताया हुआ है। इस काली ने मुझे फेमस कर दिया पूरे स्कूल में। वैसे कोई जरूरी काम था आपको? जी, वो आज स्कूल में हम एक जागरूकता अभियान के लिए आए थे, जैसे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए। आप तो जानती है ना मैडम कि इस गांव में बहुत से लोगों की ये सोच है कि गांव में ये लड़कियां पढ़ लिख कर क्या कर लेंगी। जी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारे स्कूल से इन सभी बातों के लिए जरा भी सहयोग नहीं होता। उल्टा हम तो अपने स्कूल की बेटियों को जागरूक करते हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण काली और उसकी बहन गौरी है। आप नहीं जानते, जब मैं इस गांव में शहर से आई थी तब यहाँ एक भी लड़की पढ़ने नहीं आती थी, लेकिन काली के माता पिता ने उसको और उसकी बहन को पढ़ने भेजा। ये दोनों इस स्कूल की सबसे पहली छात्राएं थी। अच्छा, ये तो मुझे आज ही पता लगा। मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चला कि हर्ष जी ने काली को इस स्कूल में लगवाया था। वो क्या है ना कि ये स्कूल बंद होने की कगार पे था, तभी हर्ष नाम का एक नौजवान इस गांव में अपने किसी काम से आया और उसने ये स्कूल खरीदकर इसको अपनी माँ का नाम दिया और ये अब स्कूल उसी के अंडर में है। तो अभी वो कहाँ है? वो तो शहर चले गए। बाकी काली के बारे में मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा कि वो इसी स्कूल से पढ़कर निकली है। स्कूल के कुछ पुराने रिकॉर्ड देखकर पता लगा। अच्छा, वैसे देखिए, आपको तो पता है ना, हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं, गुलशन जी, कितने तो बूढ़े हैं और इस गांव को विकास की तेजी से जरूरत है। तो मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। अगर आप काली को गुलशन जी का असिस्टेंट बना देंगी
स्कूल के बाद अगर काली अपना थोड़ा सा समय पंचायत को दे देगी तो गांव का कितना विकास होगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। वैसे भी काली तो गांव के सभी भलाई के कामों में आगे ही रहती है, वो जरूर ये काम करेगी। सच में? आपको लगता है काली इस काम के लिए मानेगी? अरे जरूर, और मैं बोलूँगी तो वो बिना सोचे समझे ही हाँ करेगी। मेरी कोई बात नहीं टालती है। चलिए आप। प्रिंसिपल मैडम कृष के साथ बाहर आती है और सरपंच व बच्चों के सामने काली को कहती है, काली, मैं तुम्हें स्कूल के बाद एक नई जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। तुम निभाने से मना तो नहीं करोगी? वो जिम्मेदारी गांव की भलाई की है। बताओ, निभा पाओगी? प्रिंसिपल मैडम, आपकी अब तक कोई बात मैंने टाली है जो अब टालूंगी? मुझे यही उम्मीद थी। देखा कृष जी, मैंने कहा था ना कि काली मना नहीं करेगी। तो ठीक है काली, कल से तुम गांव के सरपंच गुलशन जी के असिस्टेंट बनकर कृष जी के साथ गांव के कामों को देखना। क्या हुआ काली, कोई दिक्कत है? अरे अरे हमको आप स्टंट की क्या जरूरत? वैसे जरूरत तो आपको 4 कंधे की है सरपंच जी। लेकिन फिलहाल अभी असिस्टेंट से ही काम चला लीजिए। समझे ना, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जल्दबाजी में काम करवाना होता है। आपका क्या है, आप बस काली को ऑर्डर दे देना, वो आपके मुताबिक काम करवा लेगी सारा। ठीक है सचिव जी, अगर आप बोल ही रहे हैं तो मान लेते हैं। काली बिटिया, तुम्हारे तो भाग खुल गए बेटी, तुम मुझसे बहुत सीखोगी। जरूर सरपंच जी। ये सचिव जी ने ऐसे अपना बदला लिया है ना कि इनको तो मैं बाद में बताऊंगी। सचिव जी गुलशन काका के साथ स्कूल से चले जाते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद काली सचिव जी के साथ मिलकर घर घर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है। और घूमते घूमते वो अपने घर के पास आती है, जहाँ उसकी पड़ोसन भाग्या अपने घर के आगे चारपाई बिछाए सब्जी तरकारी काट रही थी और काली को सचिव जी के साथ घूमते देखकर बिना बोले रह नहीं पाती। ए करिया, तोहरे को कोनो काम नहीं हैगा जो ई चुम्मा देव जी के साथ घूमत है? अरे आंटी जी, मेरा नाम चुम्मा नहीं कृष है। कृष कैसे? कृष बच्चों को भी पता है। करिश तो ऐसन बोलना था ना, तू भी ना करिया। ऐसे गलत नाम बुलवा कर हमरे मुंह को गंदा करवा रही थी। करवाने की जरूरत है, मुंह पर बोल देना करिया, मन में काहे गाली बकत है? अरे आंटी, मैं और आपको गाली नहीं। अच्छा वैसे आपने पूछा था ना मैं इनके साथ कहाँ भटक रही थी, तो हम गांव के घर घर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, आपने तो 3 महान पुरुषों को जन्म दिया है। वो तो है, हमरे बेटे को दिन ऐसन काम करी है कि सभी उनको महान पुरुष बोलेंगे। जरूर आंटी जी, आपके बेटे जरूर एक दिन ऐसा ही काम करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। कृष काली के साथ वहाँ से निकल जाता है और लगभग शाम के समय पूरे गांव में अपने अभियान का प्रमोशन करके कृष काली को कहता है, शुक्रिया काली जी मेरी मदद करने के लिए। वैसे सॉरी, मैंने आपको इस काम में फंसा दिया। मैं यहाँ जानता नहीं था ना किसी को, और गुलशन जी के साथ काम करने से अच्छा तो मैं इस गांव से चला ही जाता, इसलिए मैंने ये अपना खुरापाती दिमाग लगाया। उसके लिए सॉरी ना। कोई नहीं सचिव जी, आपके साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस गुलशन काका के पास जाकर जब उनके ऑर्डर सुनने पड़ेंगे ना, तब जाने मेरा क्या होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। काली अपने घर चली जाती है और कृष भी पंचायत ऑफिस चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह डीएम ऑफिस से ऑफिसर वैशाली कृष को कॉल करती है। अरे कृष जी, आपको बोले थे गांव में स्लोगन लिखवाने का काम करवाना है, लेकिन आपने किया ही नहीं। अब तक क्या कर रहे थे? अरे नौकरी प्यारी है या नहीं? अरे मैडम, आज ही करवा देंगे। क्या करूं मैडम, गांव में आकर हर रोज नए नए काम मिल जाते हैं मुझको। और हमारे सरपंच जी, वो तो जरूरत से ज्यादा ही स्लो है, वो तो आपको पता ही है। हमको नहीं पता, अगर आज काम नहीं हुआ डीएम साहिबा मेरी कमर तो तोड़ेंगी ही, तो हम आपकी भी नहीं बचने देंगे। एक्शन होगा आपके ऊपर। फोन रखने के बाद कृष जल्दी से मुंह धोकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कान्हा से नंबर लेकर गांव के एक पेंटर को कॉल करता है। कुछ देर में पंचायत ऑफिस में बैठे गुलशन और कृष के सामने एक आदमी हाथों में ब्रश लिए आता है और सरपंच को देखकर प्रणाम करते हुए बोलता है, राम राम सरपंच जी, आज ऑफिस में बैठकर समय गुजार रहे हैं। हाँ, तो गांव के पंचायत ऑफिस में गांव का सरपंच नहीं दिखेगा तो क्या तुम दिखोगे कुंदन? और हाँ, हाथों में अपना औजार लिए कहाँ घुसे आए हो? अच्छा, तो तुम कुंदन हो? सरपंच जी, इसे मैंने बुलाया है। एक्चुअली डीएम साहिबा का ऑर्डर है कि गांव के दीवारों पर स्लोगन लिखवाना है,
हाँ तो सचिव जी बता दो क्या लिखना है, वैसा का वैसे ही दीवार पे उतार देंगे। ये लो, कान्हा ने बताया था ना ये स्लोगन कहाँ कहाँ लिखना है, एक एक करके लिख देना। कुछ देर में हम आते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है सचिव जी। कुंदन स्लोगन वाला पेपर लेकर निकल जाता है और गांव की दीवारों पर सचिव जी द्वारा बताए स्लोगन लिखवा देता है। तो वहीं काली भी स्कूल के खत्म होने के बाद पंचायत ऑफिस आती है, जहां गुलशन काका सचिव जी के साथ स्लोगन का काम देखने के लिए निकलने वाले थे। इतने में वो काली को देखकर बोलते हैं, अरे अच्छा किया काली बिटिया जो तुम आ गई। जरा सचिव जी और कान्हा जी के साथ मिलकर गांव के स्लोगन का काम देखा, मेरे तो घुटने दर्द हो जाएंगे गली गली घूम के। जरूर सरपंच जी, इसीलिए तो मुझे फ्री का असिस्टेंट बनाया है सचिव जी ने। जितनी गाली देनी है ना बाहर दे देना। अब चलो। कृष, काली और कान्हा गांव की दीवारों पर स्लोगन का काम देखने जाते हैं, जहां एक दीवार पर लिखे स्लोगन को पढ़कर काली बोलती है, अरे वाह सचिव जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही है ये स्लोगन। गांव वालों को कुछ तो सोचने समझने की शक्ति देगा ये। अरे दीदी, आपको नहीं पता इस गांव में कितने बॉडम लोग हैं। इस स्लोगन के चलते 3-4 तो लड़कियां पैदा करेंगे और कहेंगे कि हमने तो बेटी बचाई है। अब पढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। अब आगे की हम क्यों सोचें? चलो आगे का काम देखते हैं। तीनों मिलकर आगे के स्लोगन को पढ़ने जाते हैं, जहां दीवार पर लिखा था 2 बच्चे मीठी खीर, तीसरा बवासीर। इस स्लोगन को पढ़कर कान्हा सचिव जी से बोलते हैं, सचिव जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। कहीं कौनों को बुरा लग गया तो? अरे तो अब हम क्या करें इसमें? हमें तो जो ऊपर से ऑर्डर आया हमने वो कर दिया। अब सरकार का ऑर्डर है भाई, इसको टाल भी तो नहीं सकते। कृष्ण इतना बोला ही था कि तभी उसके पास गली में खेल रहे 3 भाई बहन आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बच्ची कृष्ण को कहती है, भैया ये क्या लिख रहे हैं? ये लिखा है 2 बच्चे मीठी खीर और तीसरा बच्चा बवासीर। कृष्ण जी, ये क्या बच्चों को उल्टे शब्द सिखा रहे हैं? इसका मतलब कि हमारा भाई राजू बवासीर है। क्यों राजू, तू बवासीर है? राजू बवासीर, राजू बवासीर। ये देख और सुनकर कान्हा उन बच्चों को डांटते हुए उनसे कहता है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। मैं भी अपने पिताजी की चौथी संतान हूँ, समझे? क्या? वो हाँ सर जी, सच है, हम अपने बाबा की चौथी संतान हैं। कान्हा भैया बवासीर, कान्हा भैया बवासीर। भैया आप भी बवासीर हो क्या? चुप बे। लो, गांव को समझाने वाले थे हम, और यहाँ अरे तो आप हमको काहे बोल रहे हैं? सरपंच जी के खुद 7 बच्चे हैं। क्या 7? ये किशनगढ़ ही है देश की बढ़ती पॉपुलेशन की जड़। सचिव जी, ये बात जैसे अभी कान्हा को छुपी है ना, वैसे ही पूरे गांव में फैलेगी ये। तैयार हो जाइए एक नई आंधी को समेटने के लिए। अरे लेकिन इसमें हमारा क्या? काली की कही बात सच हो जाती है। शाम तक पूरे गांव में इस स्लोगन के चलते क्रोध की ज्वाला भड़क चुकी थी, और जैसे ही सब जगह पर स्लोगन का काम देखकर काली, कान्हा और कृष्ण पंचायत ऑफिस वापस आते हैं, तो देखते हैं कि गांव वालों का झुंड वहां भीड़ लगाकर बैठा है, और पंचायत ऑफिस को घेरे हुए सभी गांव वाले एक साथ कहते हैं, हमारा गांव हमारे बच्चे एक हो या 4, सरपंच मुर्दाबाद, सचिव जी मुर्दाबाद। हमारा गांव हमारे बच्चे एक हो या 4, सरपंच मुर्दाबाद, सचिव जी मुर्दाबाद। अरे क्या हुआ भाई लोगों, शोर क्यों मचा रहे हो आप? पंचायत ऑफिस से अंगड़ाई लेते हुए धीमे कदमों से बाहर आता है और आकर कहता है, क्या हुआ भाई लोगों, इतना शोर क्यों मचा रखा है? लगता है मुर्गों की जगह आदमी लोगों ने ही बांगना शुरू कर दिया है, वो भी सुबह नहीं शाम के समय। गुलशन काका, आपको सरपंच बनाया था कि आप गांव की भलाई करें, और अब आप हमको ये बताएंगे कि हमको कितने बच्चे पैदा करने हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। बोलो भाई लोग मेरे साथ, हमारा गांव हमारे बच्चे एक हो या 4, सरपंच मुर्दाबाद, सचिव जी मुर्दाबाद। अरे आपने खुद तो 7 बच्चे पैदा किए हैं, और आप हमको ये बताएंगे कि हमारा तीसरा बच्चा बवासीर है? ओए राजू, उठ खड़ा हो। ये हमारा तीसरा बच्चा राजू, बताओ आप लोगों को कहाँ से बवासीर लगता है? बापू मैं बवासीर हूँ। नहीं बच्चा, चुप। तभी भीड़ में बैठे नील, नितिन, मुकेश की माँ भाग्या मुकेश का हाथ पकड़कर उसको खड़ा करती है और बोलती है, अरे सरपंच साहब, हमारे 3 बच्चों में एक यही बच्चा है जो कुछ बोले तो हमारी समझ में आ जाता है, और अब आप इसको ही बोल रहे हैं कि ये बवासीर है?
हमरा मुकेश कोनो एंगल से बावासीर दिखता है का? हाँ हाँ मैं हूँ, और मैं क्या, हम सब हैं। चुप बे बुड़बक, बैठ जा चुपचाप। देखो सरपंच साहब, आप सबको चेतावनी देकर जा रहे हैं हम सब। ये सब जो आपने लिखा है ना, कल शाम तक हट जाना चाहिए, वरना हम इस गांव के हर घर के दरवाजे पर लिखवा देंगे कि सचिव और सरपंच चोर हैं। हाँ हाँ भाग्या बहन, सही बोला तुमने। चलो गांव वालों। हमारा गांव हमारे बच्चे एक हो या चार, सरपंच मुर्दाबाद, सचिव जी मुर्दाबाद। झुंड यही नारा लगाते हुए चला जाता है, जिसके बाद अब गुलशन, कान्हा और काली और कृष पंचायत ऑफिस के अंदर जाते हैं। और जैसे ही कृष कुर्सी सरका कर बैठने को होता है, तभी गुलशन आकर उस कुर्सी पर खुद बैठ जाता है और काली कहती है, अब आप लोग क्या करेंगे? अगर नारा हटाया तो सचिव जी की नौकरी जाएगी, और नहीं हटाया तो गांव वाले ना जाने क्या कदम उठा ले। अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है बिटिया? कान्हा, ये ले मेरी तरफ से पैसे और ले आ सफेद रंग और पुतवा दे जहाँ ये नारा लगा है वहाँ। कान्हा पैसे लेने के लिए बढ़ने लगता है कि तभी कृष बीच में आकर कान्हा को रोकते हुए बोल पड़ता है, अरे कान्हा भाई, थोड़े से पगला गए हो क्या आप? और आप सरपंच जी, आपको क्या हो गया है? एक तो बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी लगी है और आप सबकी वजह से ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी। अरे आपकी नौकरी जाती है तो जाए, वैसे भी हमारे बहुत सारे खेत है, तुमको हम अपने खेत में काम दे देंगे, वो भी सेम सैलरी। वाह वाह सरपंच साहब, अब यही तो काम रह गया है हमारा, सरकारी नौकरी पाओ और खेत में सिंचाई करवाओ। देखो सचिव जी, मेरी उम्र 80 साल है और 80 साल में मुझे पहली बार सरपंच बनने का मौका मिला है और ये मैं खो नहीं सकता। तो मुझसे ये बिल्कुल उम्मीद मत करना कि मैं गांव वालों के खिलाफ जाऊं। गुलशन ये बोलकर जाने लगता है और कान्हा उसको सहारा देकर बाहर ले जाता है और काली कृष का उतरा हुआ मुंह देखकर कहती है, अब क्या करोगे आप सचिव जी? अब क्या हो सकता है, या तो गांव वालों की जिद जाएगी या फिर मेरी नौकरी। कृष ये बोलकर निराश हो जाता है और काली वहाँ से अपने घर चली जाती है और चिंता की वजह से न काली को नींद आती है और न ही कृष को। और अगली सुबह का सूरज किशनगढ़ गांव में दस्तक देता है। कृष कान्हा को लेकर डीएम ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी काली आती है और उसे देखकर कृष कहता है, अरे मैडम, आप सुबह सुबह यहाँ, बच्चों को पढ़ाना नहीं है क्या? वो आप दोनों जा रहे थे तो आप दोनों के लिए लिट्टी चोखा लेकर आई हूँ, आप दोनों रास्ते में खा लेना। कृष कान्हा के साथ लिट्टी चोखे का डब्बा लिए डीएम ऑफिस पहुँचता है, जहाँ वो ऑफिसर वैशाली के कैबिन में जाकर अपना लिट्टी चोखे का डब्बा ऑफिसर वैशाली के सामने सरकाते हुए कहता है, मैडम जी, जो काम आपने दिया था वो स्लोगन वाला, उसमें जो बवासीर वाला स्लोगन था ना, उससे गांव वाले ऑफेंड हो रहे हैं। क्या आप डीएम साहिबा से बात करके ये नारा बदलवा सकते हैं? देखिए क्रिस जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझिए ये नारा क्यों दिया गया है, ताकि लोगों को चुभे। अरे तभी तो बात सही से समझ आएगी ना। लेकिन मैडम, सरपंच जी तो मना कर रहे हैं इस नारे के लिए। पूरे गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरपंच जी को अपनी कुर्सी की चिंता लगी हुई है। अब बताओ मैं क्या करूं? पहले तो ये बताइए कि इस डिब्बे में क्या लाए हैं, पैसा वैसा तो नहीं लाए हैं ना? हमें खरीदने की कोशिश नहीं करिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें तो लिट्टी चोखा है। वो क्या है ना, सुना था आप बिहार से हैं तो लिट्टी चोखा पसंद होगा, इसलिए लाए। बाकी देखिए ना मैडम जी, अगर कुछ हो सके तो। देखिए, नारे का कुछ नहीं हो सकता, लिखवाना तो पड़ेगा, नहीं तो सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाइए। ऑफिसर वैशाली की बात सुनकर बेचारे कान्हा और कृष बाहर निकलने को थे कि तभी वैशाली को डीएम साहिबा का कॉल आता है और वो उसे बात करते हुए बताती है, जी मैडम जी, क्या बवासीर वाले नारे के चलते एक गांव में पंचायत ऑफिस में आग लगा दी? अरे अरे, ये तो बुरा हुआ, तो अब क्या करें? ठीक है मैडम। ऑफिसर वैशाली फोन रखने के बाद दरवाजे से बाहर जाते कान्हा और कृष को रोकते हुए बोलती है, अरे कृष जी रुकिए, बैठिए जरा। कृष और कान्हा वापस आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद ऑफिसर वैशाली उन दोनों से कहती है, देखिए वो क्या है, इस नारे के कारण एक गांव में लोगों ने पंचायत ऑफिस फूंक डाला, तो इसलिए अब आप अपनी मर्जी से नारा सोचकर लिखवा दीजिए, लेकिन काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए पूरा। जी मैडम, कोशिश पूरी करेंगे कि हो जाए। अच्छा, आपका धन्यवाद।
अरे अरे, ये लिट्टी चोखा का डब्बा तो दे जाइए, काम तो हो गया ना आपका। लीजिए मैडम, खाइएगा, बहुत टेस्टी है। अच्छा, राम राम। कृष कहीं ना कहीं खुश था कि नारा बदलने का फैसला हो गया, लेकिन अब उसको एक दिन के अंदर गांव की अलग अलग 15 जगहों पर नया नारा लिखवाना था, वो भी खुद सोचकर। इसीलिए जब वो डीएम ऑफिस से गांव लौटता है तो वहां पंचायत ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही काली उसको आते देखकर उससे पूछती है, हो गया काम? नारा हटवा सकते हैं? दीदी, नारा तो हटवा सकते हैं, लेकिन क्या कान्हा? लेकिन आज में नया नारा बनाना है और उसको 15 जगह जहाँ बवासीर लिखा है ना, उसकी जगह पर लिखना है। अब इस समय पेंटर कौन सा मिलेगा और नया स्लोगन कहाँ से लाएं? मैं नहीं करवा सकता, जो होगा देखा जाएगा। कृष ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और कान्हा भी अपने घर को निकल जाता है। तभी काली खुद से कहती है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सचिव जी और इस गांव की मदद कर सकूं? तभी काली की बहन गौरी वहाँ प्रकट होती है और काली उसे देखकर कहती है, गौरी, तुम यहाँ कैसे? किसी ने तुमको देख लिया तो? अरे बुद्धू, बस तुम मुझे देख सकती हो और कोई नहीं, वो मैं आत्मा हूँ ना। ऐसा मत बोल गौरी, मुझे बुरा लगता है। ये बताना कि मैं सचिव जी की मदद कैसे करूं? कभी कभी हमारे हाथों में ही हमारे सब सवालों का जवाब होता है। तू भी तलाश कर, तुझे भी जरूर मिलेगा। गौरी वहाँ से गायब हो जाती है और काली अपने हाथों को देखती है और उसको अपने हाथों में से सितारों जैसी चमक नजर आती है और वो मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह कृष अपना सब सामान पैक कर लेता है और जैसे ही घर से बाहर निकलने को होता है तभी वहाँ गुलशन और कान्हा आते हैं और कान्हा कहता है, वाह सर जी, क्या बात है। रात रात में आपने पूरे गांव में इतने अच्छे नारे लिखवाए हैं कि सब तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मैंने? हाँ सचिव जी, तुमने सच में ऐसे अनोखे नारे पढ़कर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं 2 बच्चे और पैदा कर दूं। पर अब तो तुम्हारी काकी बुढ़िया काकी हो गई है ना, और मैं अरे छोड़ो। अच्छा, आप तो जैसे बहुत जवान है। सब बातें कर रहे थे कि तभी गांव वालों का झुंड वहाँ फिर से आता है और भाग्या कहती है, अरे वाह चुम्मा जी, मतलब कृष जी बहुत ही अच्छे स्लोगन लिखवाए हैं, वरना वो बवासीर के चलते हमारा मुकेश तो मुरझा ही गया था। अब देखिएगा हम ये नारा कैसे घर घर पहुँचाते हैं, क्यों गाँव वालों? झुंड खुश होकर ये नारा लगाने लगता है और उस झुंड में शामिल काली भी कृष को मुस्कुराती हुई देख रही थी, जिसके बाद भाग्या सब गांव वालों और कान्हा को लेकर वहां से चली जाती है और काली वहीं पंचायत ऑफिस रुक जाती है। लेकिन वो कृष से कुछ बोलती उससे पहले ही एक सरकारी गाड़ी आती है और उसमें से वैशाली और डीएम साहिबा निकलकर सरपंच के पास आकर कहती है, आप ही हैं क्या किशनगढ़ गांव के सरपंच? जी मैं हूँ डीएम साहिबा, बताइए। देखिए सरपंच जी, सचिव और सरपंच गांव के भविष्य की रीढ़ की हड्डी होते हैं और आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, तभी आपका गांव विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। बाकी मैंने स्लोगन वाला काम देख लिया है। मुझे खुशी है आपने इतने कम समय में स्लोगन बदलवा कर लिखवा भी दिया। जी मैडम, वो तो हम दोनों ही जानते थे, इसलिए देखिए ना सरपंच जी के साथ मिलकर ये काम कितना जल्दी हो पाया। ठीक है, मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि जो स्लोगन आपने लगवाए हैं वो बहुत अच्छे हैं और अब सरकार उन्हीं को पूरे देश में लगवाना चाहती है और इन स्लोगन के लिए आपको इनाम भी मिलेगा, तो आप अगले हफ्ते ऑफिस आ जाना। जी मैडम जी। साहिबा वैशाली को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काली सचिव से आकर कुछ कहने को थी, लेकिन एक बार फिर बीच में गुलशन आता है और कृष के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, मुझे माफ करना कृष बेटा, मैं सरपंच होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, पर मैं वादा करता हूँ अब से मैं कभी भी किसी भी मुसीबत में तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं सरपंच जी, आप मेरे से बड़े हैं। ये बात सुनकर कृष गुलशन के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता है और गुलशन वहाँ से पंचायत ऑफिस में अंदर चला जाता है और अब फाइनली काली कृष के पास आकर उससे कहती है, अब तो खुश है ना सचिव जी आप? गांव वालों की गरिमा को ठेस भी नहीं पहुंची और सब काम अच्छे से हो गया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने रात रात में इतने अच्छे स्लोगन सोचकर पूरे गांव में लिखवाए किससे? ये सब रात रात में एक आदमी तो नहीं कर सकता।
अरे काली बिटिया, तेरा पंखा तो चला दे। कब से बटन दबाए जा रहे हैं, पता नहीं चल ही नहीं रहा है। गुलशन की आवाज सुनकर काली को कृष के सवालों से बचने का बहाना मिल जाता है और वो गुलशन के पास ऑफिस में चली जाती है। और इस तरह आखिरकार काली ने अपनी शक्तियों के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरे गांव में नए स्लोगन लिख दिए थे, जिस वजह से अब गांव वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी और कृष की नौकरी भी बच गई। काली ने न सिर्फ अपनी शक्ति बल्कि बुद्धि का भी इस्तेमाल मुसीबतों से लड़ने के लिए किया।